Hello students, this is the second part of the second chapter of geography, that is physical features of India. Um, in the last class what we have discussed till the types of plate movements, okay, that is convergent plate boundaries, divergent plate boundaries and transform boundaries. In this class we will discuss further, okay. So see what I have written. The movement of plates lead to the evolution of different landmass on the earth's surface. Okay, so plates were actually moving. Suppose these are two different plates were actually moving continuously, okay, and that led to the formation and evolution of different landmass that we see on the present date, okay. But when and how this process started, okay, when and how this process started. In the beginning, what was happening? All the land masses were joined to each other. Today we find the present landmass be like this, okay. All the landmass are separated away from each other, but in the beginning all these landmass where human beings are residing, they were joined to each other and they were a single landmass, okay. See, जितने भी लैंडमास थे सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ओके, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे. ये एक बड़ा सा लैंडमास था और उसका नाम था पैंजिया. उसका नाम क्या था? पैंजिया. और ये जो बड़ा सा लैंडमास था ये किससे सराउंडेड था? सी से सराउंडेड था. उसके चारों ओर पानी था, ठीक है. दैट सी नेम वाज पैंथलसा, LASA, PANGEA, पैंजिया, एंड पैंथलसा, PANTHALASA, पैंथलसा, ओके. दिस इज अर्थ सरफेस. मैंने जस्ट एक छोटा सा पिक्चर बनाया है समझाने के लिए कि ये हमारा अर्थ है, नॉट प्रेजेंट डे अर्थ, उस वक्त का अर्थ, ठीक है. और ये करीबन बहुत हज़ारों साल पहले, करीबन कार्बोनिफेरस पीरियड की बात है. उस वक्त हमारा पूरा का पूरा सारे लैंड मासेस, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं वो एक ही पीस ऑफ लैंड में थे. वो सराउंडेड थे सी से. उस सी का नाम था पैंथलसा, लैंड का नाम था पैंजिया. अब उस लैंडमास के बीचों बीच एक रिवर, ओनली वन सिंगल रिवर वॉज फ्लोइंग. उस रिवर का नाम क्या था दोस्तों? उस रिवर का नाम था TETHYS, टेथिस सी. That river name was Tethys Sea. So there was only one river which was flowing in this landmass. Okay, this landmass name was Pangaea. It was surrounded by a sea, which was called Panthalassa, and there was only single river which used to flow in that landmass. Its name was Tethys Sea. Now, जो नॉर्दर्न पार्ट था, रिवर के नॉर्दर्न का पार्ट जो था, उसको कहते थे अंगारा लैंड. क्या? अंगारा लैंड, ANGARALAND, ओके. और जो साउदर्न पार्ट था, रिवर का जो साउदर्न पोर्शन का जो लैंडमास था, उसका नाम था गोंडवाना लैंड, ओके. नॉर्दर्न पार्ट का नाम था अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट का नाम था गोंडवाना लैंड. अब उस गोंडवाना लैंड में, यानी कि उस सदर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे? इंडिया था, यहाँ पे इंडिया, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया भी था यहाँ पे. उसके बाद साउथ अफ्रीका का भी पोर्शन था. फिर साउथ अमेरिका भी था, ठीक है. उसके बाद अंटार्कटिका जो आज हम प्रेजेंट में देखते हैं, अंटार्कटिका भी था. तो साउथ अमेरिका था, अफ्रीका का कुछ पोर्शन था, इंडिया का कुछ पोर्शन था, ऑस्ट्रेलिया था. ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे सदर्न पार्ट यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, ठीक है. गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे. और जो अंगारा लैंड था, वो नॉर्थ में था,
ठीक है। उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते थे? उसमें था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ पे ग्रीनलैंड वाला पोर्शन भी था, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, ये यहाँ पे यूरोप हमारा, और ये एशिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके पार्ट थे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि नॉर्थ अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे जो है यहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। स्लोली जो है ये सारे के सारे प्लेट जो है मूव करना शुरू करते हैं, उनमें एक तरह का ड्रिफ्टिंग होता है और धीरे धीरे करके वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक कॉन्टिनेंट में स्प्लिटिंग होती है मूवमेंट्स के कारण, और वो टूट करके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एक लैंडमास था, एक लैंडमास, उसमें क्या होता है? ड्रिफ्टिंग होती है, ठीक है। कोलिजन होता है, कोलिजन होने के कारण वो टूट जाते हैं, सब में ब्रेकिंग्स आ जाती है धीरे धीरे करके। और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो चलता है, बहुत स्लो, ठीक है। स्लोली चलता है और उसके ब्रेकिंग होने के बाद वो धीरे धीरे करके सब सेपरेट आउट हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज प्लेट्स, ओके, अब सेपरेट होने के बाद वो एक सेपरेट प्लेट्स बन जाते हैं, सेपरेट प्लेट्स। और ये सारे के प्लेट्स जो हैं स्लोली जो है ड्रिफ्ट हो जाते हैं अपने पोजीशन से, ठीक है। आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट, इट अगेन स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ। नाउ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? अब तक यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। प्लेट्स जो है ड्रिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्लेट्स जो है ऑलरेडी ड्रिफ्ट हो चुके हैं, अपने पोजीशन से हिल चुके हैं, सेपरेट आउट हो चुके हैं, ठीक है। सेपरेट होने के बाद अब क्या होता है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, कौन कौन सा पोर्शन है? इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो वो कुछ कहाँ पे था? वो गोंडवाना लैंड में था, ठीक है। इतना याद है आप लोगों को? अब क्या होता है कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सपोज इसको मान लेते हैं ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सेपरेट हो चुका है इस पोर्शन से, ठीक है। ये है यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया जो है एक साथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट, EURASIAN, यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे इंडिया का कुछ पोर्शन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और ये एक ही प्लेट है, ठीक है। आप देख सकते हो अपने बुक में भी, ये देखो, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, ये एक ही पार्ट है, ठीक है। ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, ओके। अब क्या होता है, ये सेपरेट हो चुके हैं। अब जब सेपरेट होने के बाद उनका पोजीशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट, ये सेपरेट हो चुके हैं। अब स्लोली क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो मान लो कि ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसका मूवमेंट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ होता है। ये है यूरेशियन, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन। अब ये स्लोली नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनमें तो हमेशा मूवमेंट्स होते रहते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, और ये मूवमेंट जो है बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो मूवमेंट शुरू होता है। अब जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें भी मूवमेंट हो रहा होगा यूरेशियन प्लेट में, बट ये कंपैरेटिवली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मोर स्टेबल है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मूवमेंट एज़ कम्पेयर टू इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फास्टर है, ठीक है। फास्टर होने के कारण क्या होता है कि ये इसके तरफ मूव करता है, ठीक है। अब मूवमेंट के कारण क्या होता है, मूवमेंट के कारण दोनों में कोलिजन होता है। जब वो दोनों टकराते हैं तो क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेट हैवी होगा वो जो है नीचे सबडक्ट करेगा, जो प्लेट लाइटर होगा वो उसके ऊपर क्लाइंब अप करेगा, ठीक है, वो नीचे नहीं जाएगा। तो अब दोनों प्लेट्स में क्या होता है, मान लो
कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, इसमें रियलिटी ये है, जो फैक्ट ये है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मोर हेवियर देन द यूरेशियन प्लेट. So what happened? Slowly it started subducting under the यूरेशियन प्लेट. ठीक है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने लगता है वो सबडक्ट करके. ठीक है, और ये इसके ऊपर क्लाइंब करने लगता है. इसी प्रोसेस में क्या होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कहाँ पे होगा? जहाँ पे दोनों टकराए हैं, जहाँ पे कोलिजन हुआ है, जिस पोर्शन में कोलिजन हुआ है वहाँ माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो ये सबडक्ट कर रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये उसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है. जब क्लाइंब होगा तो उसमें क्या होगा? क्रम्बलिंग होगी. ठीक है, वो मुड़ेगा. अब मुड़ने के कारण क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसमें माउंटेन्स का फॉर्मेशन होने लगेगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा मुझे लगता है. तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे. अब यहाँ से देखो, ठीक है, इस पोर्शन से, फ्रॉम हेयर, आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट, इट अगेन स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, which one? Indo-Australian plate started drifting towards the Eurasian plate. This led to collision of what? Indo-Australian plate and the Eurasian plate. Okay, and the Eurasian plate, and this led to what? Folding in the zone of collision. Okay, this is Indo-Australia, India and Australia. This is Indo-Australian plate, this is Eurasian plate. Okay, and there is what happens? A collision takes place and mountains formed at the zone of collision. Okay, mountains started to form at the zone of collision. This is India, this is what? Eurasia. Okay, so mountains started to form in this zone of collision. आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा. और रिमेंबर, जहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, तो उसके मिडिल पोर्शन में भी रिवर थी. रिवर जो है फ्लोट कर रही थी. कौन सी रिवर थी वो? टेथिस सी. मैंने आपको बताया था ना, टेथिस सी. तो इस जोन में यहाँ पे पिक्चर फिर से बना देते हैं. जहाँ पे कोलिजन हुआ इंडियन प्लेट का, ये है इंडियन प्लेट सपोज, ठीक है, इंडियन प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट. ये हैवी थी इसीलिए इसका सबडक्शन हुआ डाउन में. ठीक है, और ये इसके ऊपर क्लाइंब करके यूरेशियन प्लेट. तो जहाँ पे सबडक्शन हुआ वहाँ पे क्या हुआ? क्रम्बलिंग हुआ और माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ. और इसी तरह हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, उस जोन में. और हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन 3 लेयर्स में हुआ है. कितने लेयर्स में हुआ है? 3 लेयर्स में. तो हम देखते हैं कि सबसे नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो सबसे हाई है, उसका जो हाइट है सबसे ज़्यादा है. उसके बाद एक और लेयर और उसके बाद एक और लेयर. फिर यहाँ से शुरू होता है नॉर्दर्न प्लेन्स. ये है हमारा इंडिया, पेनिनसुला इंडिया. इस साइड क्या कौन सी कंट्री आती है? चाइना आती है. ठीक है, चाइना. यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट. ठीक है, तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ बहुत साल लगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर्स लगे इसको फॉर्म होने में. बहुत स्लोली हुआ और 3 लेयर्स में फोल्डिंग हुई है. ऑलवेज रिमेंबर दिस फोल्डिंग टुक प्लेस इन 3 लेयर्स. दैट इज वाई वी फाइंड ग्रेटर हिमालयाज, middle Himalayas and lesser Himalayas and outer Himalayas. This middle portion is also called lesser Himalayas or what? Middle Himalayas. Okay, and this is called outer Himalayas. Outer Himalayas को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक. Okay, middle Himalayas and सबसे ऊपर का क्या है? Greater Himalayas. ठीक है, हिमालयाज. सो ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक हिमालयाज. तीनों की हाइट कुछ इस तरह से. सबसे नॉर्थ में जो है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. यहीं पे आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट. ओके, जो कि नेपाल में आता है. फिर मिडिल हिमालयाज, फिर यहाँ पे शिवालिक्स. तो इस तरह से हमारे माउंटेन्स का
फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिमेंबर, हिमालयन माउंटेन्स का इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ। सबसे ऊपर हमारा ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ठीक है। 3 लेयर्स में जो है माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, फोल्डिंग हुई, ठीक है। और उस जहाँ पे फोल्डिंग होती है वहाँ पे एक्चुअली एक रिवर फ्लो कर रही थी। कौन सी रिवर थी वो? टेथिस रिवर थी, ठीक है। उसी के सेडिमेंट्स जो है इस तरह से फोल्ड अप होते हैं। सो अ लार्ज बेसिन, अब देखो जहाँ पे सबडक्शन हुआ है डेफिनेटली अब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंडर नीचे जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरह का बेसिन क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक लार्ज बेसिन जो है क्रिएट होती है एट द जोन ऑफ सबसिडेंस, जहाँ पे सबसिडेंस हो रहा है, जहाँ पे सबसिडेंस हो रहा है वहाँ पे क्या हुआ, फोल्डिंग तो हुई, उसके साथ साथ जो इंडियन प्लेट सबडक्ट करता है यूरेशियन प्लेट के नीचे, वहाँ पे एक लार्ज बेसिन भी क्रिएट होती है। ओके, अ लार्ज बेसिन जो है एक बहुत बड़ा डिप्रेशन, बेसिन या कह सकते हैं DPRESSION, डिप्रेशन क्रिएट होता है उस जगह पे। बट स्लोली क्या होता है विथ टाइम, जो रिवर्स पेनिनसुला इंडिया, दिस इज द पेनिनसुला रीजन, पेनिनसुला इंडिया, एंड दिस इज द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन। ये किसका पार्ट है हिमालयन रीजन? यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम लोग, ये है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, और ये है इंडियन प्लेट का हिस्सा, ओके, इंडो ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट का हिस्सा। तो इन दोनों साइड से रिवर्स जो है फ्लो करती हैं, और धीरे धीरे करके विथ टाइम, बहुत साल लगते हैं, ठीक है, hundreds and thousands of years it took, and slowly this depression is being filled by the sediments which were flowing from both the sides. They deposited their sediments into this zone, okay, this basin, and slowly it got filled. तो आज जो प्रेजेंट डे हमारा इंडियन प्लेन हम देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, ओके, जो नॉर्दर्न प्लेन हम देख रहे हैं वो किस तरह से, वो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था जो कि स्लोली विथ टाइम जो है दोनों साइड के रिवर्स के सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण फिलअप हो गया। और ये किससे फिलअप हुआ है? क्योंकि रिवर्स जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा एलुवियल रिच थी। तो ये जो रीजन है इंडियन प्लेन रीजन, हमारा इंडियन ग्रेट प्लेन्स, ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल से एनरिच्ड है, ओके, फर्टाइल एलुवियल सॉइल से एनरिच्ड है, और इसीलिए ये क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए प्रेफरेबल माना जाता है। ये इंडिया का सबसे फर्टाइल जोन है। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रीजन्स है, और ये जो है हमारा ग्रेट प्लेन का रीजन है, ओके, दिस इज़ योर ग्रेट प्लेन रीजन, ओके, दिस इज़ ग्रेट प्लेन रीजन। ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था जिसको स्लोली पेनिनसुलर रीजन से जो भी रिवर्स फ्लो किए और नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन से जो रिवर्स फ्लो किए, इन्होंने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया इस रीजन में, और धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन, जो ये गड्ढा था, ये फिलअप हो गया किससे? एलुवियल सॉइल से। और यहाँ पे आज बहुत खेती होती है। ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है इंडिया का देखा जाए तो, एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुलर रीजन एंड कोस्टल प्लेन रीजन, डेजर्ट रीजन, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट फर्टाइल रीजन। यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है। तो रीज़न यही है, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था जिसको स्लोली विथ टाइम बीइंग फिलअप हो गया। तो समझ में आ गया अब आपको ये जो डिप्रेशन कहाँ से क्रिएट हुआ, और यही डिप्रेशन आज चल करके एक हमारा इंडियन प्लेन बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे उसके जस्ट नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स है, ठीक है, जो कि 3 फोल्ड कैटेगरी में है, 3 लेयर्स में है, ठीक है, 3 फोल्ड की 3 लेयर फोल्डिंग हुई विथ टाइम, 3 स्टेजेस में फोल्डिंग हुई है हिमालयन माउंटेन्स की, ओके, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन रीजन्स है। उसके अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एल्प्स और वेस्टर्न एशिया माउंटेन रीजन्स है। तो ये मत समझना कि सिर्फ माउंटेन्स का यहीं पे फॉर्मेशन हुआ, जिस जिस जोन में कोलिजन हुआ है वो पूरे जोन में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे पूरा माउंटेन फॉर्मेशन है। आगे चल जाओगे तो आपको अल्पाइन माउंटेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये वाला पॉइंट्स ज़रूर मेंशन कर लेना। दिस डिप्रेशन, ओके, दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड
by the deposition of sediments by the Himalayas and the peninsular rivers gradually means slowly, okay, and this is nothing but the present day Great Plains. अब कुछ पॉइंट्स और मैं मेंशन कर देती हूँ जो कि आप हमेशा याद रखना और डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, कि अभी हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, तो जो हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स एंड द Great Plains, they are recent landforms, मतलब उनका फॉर्मेशन हाल फिलहाल में ही हुआ है, मतलब कुछ मिलियन ईयर्स पहले हुआ है, तो उसको हम मानेंगे कि एक रीसेंट फॉर्मेशन है। क्यों हम रीसेंट फॉर्मेशन बोल रहे हैं, फिर भी देखा जाए तो वो कितने मिलियन साल पहले बने, क्योंकि जब हम उसको कंपेयर करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू से, ओके, दिस इज पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर इंडिया, ओके, पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयन माउंटेन रीजन से, तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इट इज़ द मोस्ट ओल्ड लैंड मास, ओके। तो अभी हम लिखते हैं एक और पॉइंट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इज वेरी एंशियंट लैंड मास, ओके। तो हिमालयन माउंटेन्स और ग्रेट प्लेन्स जो है, दीज आर रीसेंट लैंड फॉर्म्स। पेनिनसुलर रीजन जो है, प्लेट्यू रीजन जो है, वो बहुत ही पुराना एंशियंट लैंड मास है, ओके, व्हेन वी कंपेयर इट विद द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन रीजन, ओके। एंड नेक्स्ट इज, remember this plateau region is also very stable land mass, okay, as compared to the Himalayan mountain regions. Himalayan mountain region जो है वहाँ पे अभी भी मूवमेंट चल ही रहा है, ठीक है, अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सबडक्ट कर रही है, अभी भी हिमालयन माउंटेन चेन्स का जो है हाइट इंक्रीज कर ही रहा है, इट इज़ नॉट स्टेबल। यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलते रहता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, इट इज़ वेरी स्टेबल लैंडमास। हमने बहुत ही रेयर सुना होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, और ये बहुत पुराना लैंडमास है, बहुत ही स्टेबल लैंडमास है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मूवमेंट या कोलिजन्स या कुछ तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, यस, ऑल्सो रिमेंबर दिस प्लेट्यू रीजन इज made up of igneous and metamorphic rocks, okay, and this Himalayan mountains are made up of sedimentary rocks, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे हिमालयन माउंटेन लैंडफॉर्म्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू लैंडफॉर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। इट इज़ वेरी रिसेंट लैंडफॉर्म, इट इज़ अ वेरी ओल्ड लैंडफॉर्म, इट इज़ मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक, it is very stable landmass, okay, peninsular region is very stable landmass, whereas this one mountains are not that much stable, okay, these are not less stable we can say, okay, less stable. This much is clear. And one more question you can get in exam, the question can be how the Himalayas were formed. तो अभी मैंने पूरा का पूरा समझा दिया आपको हिमालयस किस तरह से फॉर्म हुए थे, आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम हेयर, ओके, फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, ओके, यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना है। आप चाहो तो इस पिक्चर को भी बना के दिखा सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से निकल के आता है, और मैंने अभी जो आपको समझाया है यही समझाया है कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने हिमालयन माउंटेन्स जो कि इंडिया का हिस्सा है उस पर फोकस किया है।
अगर हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम सारे माउंटेन रीजन्स को जानते हैं, लेकिन आपको इससे पता चल गया होगा कि बाकी जितने भी माउंटेन्स हैं, अल्पाइंस है, रॉकीज़ है, एल्प्स है, ठीक है, एंडीज़ है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। डेफिनेटली दो प्लेट्स का कोलिजन हुआ ही होगा, ठीक है। उसमें से एक प्लेट जो हैवी होगा वो सबडक्ट किया होगा दूसरे प्लेट के नीचे, और दूसरा प्लेट जो है उसके ऊपर क्रम्बल अप किया होगा, तब जा कर के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। दिस मच इज़ क्लियर। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।